अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पार्लियामेंट का इजलास आज से शुरू हुआ और उम्मीद के मुताबिक ये इंतहाई हंगामा खैज साबित हुआ। सरमाई इजलास के पहले दो दिनों ही ऐवानों की लोकसभा और राज्यसभा में अडानी मामले के साथ साथ संभल में हुए तशद्दुद पर बहस कराने का अपोजिशन ने मुतालबा किया। इस दौरान अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने ज़ोरदार अंदाज में अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दोनों ही ऐवानों की कार्रवाई 27 नवंबर यानी चारशंबे की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अडानी और संभल वाक़े पर बहस का मुतालबा तो अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने किया ही, राज्यसभा में अपोजिशन ने मणिपुर तशद्दुद और केरला के वायनाड में आई कुदरती आफत पर तहरीक इल्तवा भी पेश की थी। हालांकि इन मामलों पर किसी तरह की बहस नहीं हो पाई। इस दरमियान अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने बीजेपी को संभल तशद्दुद मामले पर ज़बरदस्त अंदाज में घेरा। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज से पहले आज अरकान पार्लियामेंट से अपील की कि वो मुस्बित और अवामी मफाद की उमूर पर तामीरी और तरीक़ेकार के दायरे में बहस करें और कौम की तामीर में अपना हिस्सा डालें। बिरला ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। मुझे यकीन है कि इजलास के दौरान तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान की मुस्बित गुफ्तगू और ताउन के ज़रिए मफाद आम्मा के मौज़ूआत की अक्कासी की जाएगी। इससे न सिर्फ ऐवान की कारकर्दगी में इजाफा होगा बल्कि कौमी तामीर में हमारे ताउन की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज़ से कबल अपोजिशन से अवाम की उमंगों पर पूरा करने और अवामी बरादरी की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की दरख्वास्त करते हुए अपील की कि उनके रवैये से वोटर और जमहूरियत के तई उनकी वाबस्तगी, आइन के तई उनकी लगन और पार्लिमानी अमल में उनके एतमाद की मायना खैज़ गूंज बाहर जाएगी। मोदी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सरमाई इजलास है और माहौल भी सर्द ही रहेगा। ये 2024 का आखिरी दौर है। मुल्क भी 2025 को जोशो खरोश से खुश आमदीद कहने की तैयारियों में मसरूफ़ है। पार्लियामेंट का ये इजलास कई लिहाज से ख़ास है। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है
और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज से शुरू हो चुके पार्लियामेंट के इजलास में सनअतकार गौतम अडानी के खिलाफ इल्जामात पर बहस जरूरी है ताकि बैरून मुल्क हिंदुस्तान की इमेज की हिफाजत की जा सके। खड़गे ने कहा कि पार्लियामेंट के इजलास के आगाज के साथ ही हुकूमत को सबसे पहले अडानी के मामले पर तफसील से बातचीत करनी चाहिए और ये मसला आलमी सतह पर हिंदुस्तान की शबिया को दागदार कर सकता है। इंडिया अलायंस की पार्टियां यही मुतालबा कर रही हैं क्योंकि करोड़ों खुर्दा सरमायाकारों की मेहनत से कमाई गई रकम दांव पर लगी हुई है। आज जो सदन अडजर्न हुआ, इसकी वजह क्या थी मुझे तो मालूम नहीं था। हमने तो 267 के तहत अदानी का मुद्दा उठाया था। अदानी समूह पर करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के गंभीर आरोप है। उसके बारे में हम सदन के सामने रखना चाहते थे और 2030 करोड़ के नजदीक रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए दिया गया। इसके बारे में हम उनको, चेयरमैन साहब को भी समझाना चाहते थे और पार्लियामेंट के में जो भी उनके मंत्रीज हैं और प्रधानमंत्री भी अगर आते तो ठीक था, उनको हम ये मुद्दे उनके सामने रखने वाले थे। लेकिन उनके इस रिश्वत का रिकॉर्ड भी अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है, सीईओज है, उन्होंने तो इसका रिकॉर्ड भी रखा है, किसको किस रेट पर पैसे दिए गए और कितने पैसे दिए गए। इसका सब रिकॉर्ड उनके पास वहाँ पर अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने ये सीज कर लिया है। उनके पास ये रिकॉर्ड है। और इससे पहले भी अदानी ग्रुप के लोग स्टॉक हेरा फेरी भी और अकाउंटिंग फ्रॉड और ओवर इन्वॉल्विंग और सेल कंपनीज, इनका भी इस्तेमाल स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेशन किया गया है। ये आरोप भी उसमें है। फिर जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां इस समूह के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मैं, बहुत लंबा लिस्ट है कि जिस जगह मोदी जी ने गए हैं। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 का जायजा लेने के लिए तश्कील ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी को जल्द ही अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करनी है। लेकिन आज जब पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू हुआ तो इससे कबल जेपीसी में शामिल अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर कमेटी की मुद्दतकार में तोसी का मुतालबा किया। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें तहरीरी शक्ल में एक दरख्वास्त पेश की है जिसमें जेपीसी की मुद्दतकार बढ़ाने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी कर जानकारी दी। असदुद्दीन अवैसी के मुताबिक ओम बिरला ने भरोसा दिलाया कि उनकी दरख्वास्त पर वो मुस्बित तरीके से गौर व खौस करेंगे। Opposition members of the
JPC Joint Parliamentary Committee Workup Board met the Honorable Speaker and requested him that the time for submission of the report of the JPC may be extended. Now we have also said about the difficulties which we faced it. The Honorable Speaker has said that he respects our grievances, views, and he will see that the time is for submission of the report is extended, and all opportunities should be given to every state to place their views, and all opportunities to be given to the opposition members and the stakeholders to speak on the JPC in the Workup Amendment Bill. उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामे मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद में पुलिस ने 2500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उसमें संभल में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क और संभल सदर सीट से समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली इकबाल महमूद के बेटे का नाम शामिल है। सर्वे के दौरान हुए पथराव मामले में संभल एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि तकरीबन 2500 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए तमाम लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। संभल एसपी कृष्ण कुमार का कहना है कि हमारे सब इंस्पेक्टर दीपक राठी जो कल जख्मी हुए थे उन्होंने 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जियाउर रहमान बर्क और सुहेल इकबाल को मुलजिम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने ही भीड़ को उकसाया था। जियाउर रहमान बर्क को पहले भी नोटिस दिया गया था। उन्होंने पहले भी इश्तिहारअंगेज तकरीर की थी और उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया गया था। इस हादसे में 15 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। संभल रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क का भी इस मामले में बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक पहले से मंसूबाबंद वाक़या है और अफसोस की बात यह है कि रियासत और मुल्क के अंदर मुस्लिम तबके को निशाना बनाकर काम किया जा रहा है। इससे बुरा हाल आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ होगा जिस तरह से इबादत गाहों के कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। देखिए मैं इस समय यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के संभल वाक़े में मारे गए लोगों के तई गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि इस मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत का रवैया इंतहाई अफसोसनाक रहा। राहुल गांधी ने आज जारी एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल में हालिया तनाज़े पर रियासती हुकूमत का मोतसिबाना और जल्दबाजी का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। तशद्दुद और फायरिंग में जिन्होंने अपने प्यारों को खोया उनसे मेरी गहरी ताज़ियत। इंतज़ामिया की तरफ से तमाम फरीकों को सुने बगैर और गैर हिसास तरीके से की गई कार्रवाई ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया और बहुत से लोगों की मौत का सबब बना, जिसके लिए बीजेपी हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है।
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और वायनाड से नौ मुंतखब रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने संभल वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इस मामले में यूपी की योगी हुकूमत के गलत रवैये की शदीद मजम्मत की। प्रियंका ने कहा कि इस हिस्सास मौजू पर बगैर दूसरे फरीक की बात सुने, बगैर दोनों फरीक को एतमाद में लिए इंतजामिया ने जिस तरह जल्दबाजी के साथ कार्रवाई की, इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत ने खुद माहौल ख़राब किया। इंतजामिया ने मुनासिब अमल और जिम्मेदारियों पर भी अमल करना ज़रूरी नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट ने आज आइन की तमहीद में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे अल्फाज जोड़ने वाली 1976 की तरमीम को चैलेंज पेश करने से मुताल्लिक अर्जियों को खारिज करने का फैसला सादिर कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने साबिका राज्यसभा रुकन सुब्रमण्यम स्वामी, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और दीगर अशखास की उन अर्जियों पर 22 नवंबर को अपना फैसला महफूज कर लिया था, जिनमें आइन की तमहीद में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे अल्फाज को शामिल किए जाने को चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि उन अर्जियों पर तफसीली समाअत की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म अल्फाज 1976 में तरमीम के जरिए जोड़े गए थे और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आइन को 1949 में अपनाया गया था। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर पहले के मामलों में असरअंदाज होने वाली उन दलीलों को कबूल कर लिया गया तो वो सभी तरामीम पर नाफिज होंगी। तेलंगाना हुकूमत ने हालिया दिनों में अदानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत के इल्जामात के दरमियान एक अहम फैसला किया। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अदानी ग्रुप की तरफ से ऐलान किए गए 100 करोड़ रुपए के अतिये को कबूल न करने का फैसला किया। इस बात का इंकिशाफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात के पेश नज़र अदानी फाउंडेशन से कोई डोनेशन नहीं लिया जाएगा और इस सिलसिले में अदानी ग्रुप को एक मकतूब भेजा गया है। महकमा इंडस्ट्रीज़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने मकतूब रवाना कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि अदानी ग्रुप के बारे में गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुल्क भर में बहस हो रही है और कुछ लोग तेलंगाना हुकूमत पर अदानी से फंड्स लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि आईनी तौर पर अदानी से सरमायाकारी हासिल करना कानून के मुताबिक है और जो भी कंपनी या फ़र्द कानून के दायरे में आकर कारोबार करता है उसे उसका हक हासिल है। अदानी ग्रुप, अंबानी या टाटा किसी भी इदारे को तेलंगाना में कारोबार करने का पूरा हक है। స్పష్టంగా నిన్ననే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అదానీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి మా అధికారి జయేష్ రంజన్ ద్వారా లేఖ రాయడం జరిగింది. జరుగుతున్న వివాదాలు, ఆరోపణలు, రకరకాల పరిస్థితుల వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు ముందుకు వచ్చి ఉదారంగా తెలంగాణ యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీకి ఇస్తాన్న 100 కోట్ల రూపాయలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా లేదు. కాబట్టి దయచేసి మీ 100 కోట్ల రూపాయలను यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की बदली చేయొద్దు అని చెప్పి విస్పష్టంగా వారికి बदलाव नहीं है. ये कंट्रोवर्सीज में मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अदानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए. जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है निरुद्योग युवता के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज without any skill they are not getting any employment. So I wanted to teach my students skill. उसी के लिए CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हम अदानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर. अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया. तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है. तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलत फहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के. तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं है. मैं और मेरे कलीग कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग ये सोचे कंट्रोवर्सी में हम जाना क्यों. तो कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया हुआ है. हमारे ऊपर कोई किसी ने दबावट करने वाले नहीं है, किसी ने दबावट किए तो हम लोग सुनने वाले भी नहीं है. मेरे डेफिनेटली नुकसान है
मगर कंट्रोवर्सी से ज़्यादा नुकसान नहीं है। तेलंगाना राज्य के जितना कंट्रोवर्सी में जा रहा है वो सबसे ज़्यादा नुकसान है। इमेज सब कुछ है, तो हमारे इमेज खराब होने के लिए हम एक पैसे का भी हम लोग मौका देने के लिए तैयार नहीं है तेलंगाना राज्य सरकार ने। इसीलिए हम 100 करोड़ रुपए बदली नहीं करने के लिए हम खत लिखा हुआ है अदानी ग्रुप के लिए। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने अहम आबपाशी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने अफसरान को ताकीद की कि तमाम काम वक्त पर मुकम्मल हो और किसी भी तरह की ताकीद से बचा जाए। रियासती वजीर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ आबपाशी मंसूबों की निगरानी करने वाले सीनियर अफसरान के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास के दौरान उन्होंने सीतारामा प्रोजेक्ट के टेंडरिंग और तामीराती कामों को तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तरजीही मंसूबों में किसी किस्म की इंतज़ामी या ब्यूरोक्रेटिक ताख़ीर को हर हाल में ख़त्म किया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने मोदी कुंटा वागू प्रोजेक्ट के अखराजात और चिन्ना कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन के हसूल की पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब की। उन्होंने अफसरान को कहा कि वो रिलीफ और बहाली कमिश्नर विनय कृष्णा रेड्डी के साथ करीबी राब्ता रखें और ज़मीन के हसूल के मसाइल को फौरी हल करें। डैमों और ज़खायर से गाद निकालने के मसले पर बात करते हुए वज़ीर ने हिदायत दी कि सफाई के लिए जल्द अज जल्द टेंडर जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि पानी के ज़ख़ीरे की सलाहियत बढ़ाने और मियार बरकरार रखने के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। सिंगुर प्रोजेक्ट का एक अलहदा जायज़ा इजलास 27 नवंबर को मुनक़िद होगा, जिसमें वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा भी शरीक होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ने लास्कारों की भर्ती के अमल और उसमें आउटसोर्सिंग एजेंसियों के किरदार पर भी मालूमात हासिल की। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिसंबर के पहले हफ्ते में नलगुंडा का दौरा करेंगे। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि ज़िले के तमाम आबपाशी मंसूबों की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करें। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर ने दिल्ली इंतखाबात से पहले वक्त के मामले को फ़िरका वाराना रंग देने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी झूठे मालूमात और फ़िरका वाराना सियासत के ज़रिए समाज को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। पीर को जारी करदा एक सहाफ़ती बयान में शब्बीर अली ने कहा कि बीजेपी हमेशा तनाज़ात पैदा करके इंतखाबात जीतने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि पहले हिजाब, NRC, CA और यकसान सिविल कोड जैसे मसाइल को उठाया गया और अब दिल्ली इंतखाबात से पहले वक्फ को हदफ बनाया जा रहा है ताकि फ़िरका वाराना माहौल पैदा किया जा सके। शब्बीर अली ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वक्फ से मुतालिक हालिया बयानात को गुमराहकुन और माशराती तफरीक पैदा करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने आइन की आर्टिकल 25, 26 और 29 का हवाला देते हुए कहा कि ये मज़ामीन मजहबी और फलाही वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ एक सदियों पुरानी रिवायत है, ना कि कोई सियासी तख्लीक। ये आइन के तहत अवामी फलाह बहबूद के लिए मजहबी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ा किया गया है। मोदी के बयानात उनकी लाइल्मी या अवाम को गुमराह करने की कोशिश जाहिर करते हैं। मोदी के उस दावे की तरदीद करते हुए कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कभी वक्फ के बारे में बात नहीं की। शब्बीर अली ने 6 दिसंबर 1948 की आइन साज असम्बली की बहसों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ज़ाती क़वानीन यानी पर्सनल लॉज के तहत वक्फ की अहमियत को तस्लीम किया और उसे सेकुलर उसूलों के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मोदी को ऐसे बयानात देने से पहले तहक़ीक़ करनी चाहिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने BRS कायदीन से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि आए वो महाराष्ट्र में बीजेपी की कामयाबी पर खुशी मना रही है या कांग्रेस की शिकस्त पर। करीमनगर ज़िले के हुजराबाद ज़राई मार्केट के चेयरपर्सन और डायरेक्टर्स की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने BRS को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि BRS के कायदीन महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज पर खुश हो रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि यह खुशी किसके लिए मनाई जा रही है। अगर कांग्रेस की शिकस्त पर मनाई जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी की कामयाबी से खुश हैं। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को कोडंगल के किसानों की मुश्किलात को सुनने का सब्र और वक्त नहीं है। उन्होंने महबूबाबाद में ज़मीन से महरूम होने वाले किसानों के मुतासरीन की हिमायत में मुनक़िद होने वाले महाधरने में हिस्सा लेते हुए खिताब किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि वो माराकोट धरने के जरिए रेवंत रेड्डी को सबक सिखाने वाले हैं। KTR ने कहा कि 9 महीनों से कोडंगल के ST, SC और BC किसान अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर 3000 एकड़ ज़मीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। అది రైతుల పవర్, అది
రైతుల పవర్ భారతదేశంలో ఇలా రైతులతోనే పెట్టుకున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. చిన్న సన్నకారు రైతులు బక్కజిక్కిన ప్రాణాలు వాళ్ళతోని ఇలా జులుం చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు. మమ్మల్ని అన్నాడు, మాకు డీజీపీ గారికి ఫోన్ చేస్తే మానుకోటలో ధర్నా ఉన్నది, మా గిరిజన అన్నదమ్ముల కోసం, మా గిరిజన రైతుల కోసం, మా ఆడబిడ్డల కోసం, ఎవరినైతే మీరు ఇవాళ జైల్లో పెట్టినరో 30 మంది రైతులను వాళ్లకు సంఘీభావంగా మానుకోటలో ఉండే మా బంజారా అన్నదమ్ములు కదులుతున్నారు అంటే ఆయన అంటాడు డీజీపీ గారు, అయిపోయింది కదా లగచర్ల, ఇక్కడెందుకు అంటాడు, మానుకోటలో ధర్నా ఎందుకు అంటాడు. ఒక్క మానుకోటలోనే కాదు రేవంత్ రెడ్డి, बीआरएस की रुकन काउंसिल कविता ने रियासती हुकूमत से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि जात पात की मरदमशुमारी को कानूनी हैसियत हासिल है या नहीं। कविता ने बीसी तंजीमों, यूनाइटेड फूले फ्रंट और तेलंगाना जागृति के कायदीन के साथ मिलकर तेलंगाना जागृति की क़यादत में 35 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुकम्मल रिपोर्ट डेडिकेटेड कास्ट काउंटिंग कमीशन के चेयरमैन वेंकटेश्वर राव को पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में साबिक़ा हुकूमत ने बीसी तबक़ात के साथ इंसाफ किया। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी जात पात की मरदमशुमारी की मुखालिफ है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि वो जात पात की मरदमशुमारी नहीं करेगी। कविता ने बीसी तबक़ात से कहा कि वो बीजेपी की दोहरी पॉलिसी की मजम्मत करें। एमएलसी कविता ने कहा कि आइन के तहत बीसी तबक़ात को उनके हकूक़ नहीं दिए गए। తెలంగాణ జాగృతి అనే సంస్థ దాదాపు 2 దశాబ్దాల నుంచి వివిధ రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తూ తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించిన అనేక అంశాలు హైలైట్ చేస్తూ వచ్చింది. నేషనల్ వైడ్ ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ని కూడా టేకప్ చేస్తూ తెలంగాణ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి డౌన్ ట్రాడెన్ సెక్షన్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్, అది ఎస్టీ చెంచులకు సంబంధించిన ఇష్యూస్, దళితులకు సంబంధించిన ఇష్యూస్, మహిళలకు సంబంధించిన ఇష్యూస్ కంటిన్యూస్గా టేకప్ చేస్తూ వచ్చాం. అదే కోవలో మహిళా రిజర్వేషన్ కోసం దేశవ్యాప్తంగా उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार मुलग्राम ने यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी अमले को हिदायत दी कि यूनिवर्सिटी के मेन गेट को रात 9 बजे तक खुला रखा जाए। ये फैसला फैकल्टी, अमले और तुलबा की दरख्वास्त पर किया गया। वाइस चांसलर के दफ्तर ने एक बयान में इस फैसले का ऐलान किया। फिलहाल यूनिवर्सिटी का मेन गेट रात 8 बजे बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस नए फैसले के तहत गाड़ियों की आमद व रफ्त के लिए एक इजाफी घंटा फराहम किया जाएगा। इसके अलावा सुबह और शाम के औकात में पैदल चलने वालों की आमद व रफ्त के लिए रामंतपुर की जानिब वाक़े रविंद्र नगर पैदल दरवाजे पर भी कुछ नरमी दी गई है। दोमाट के साबिक रुकन असम्बली डी रामचंद्र रेड्डी चल बसे। वो 88 बरस के थे। हैदराबाद में वाक़ उनकी क़यामगाह पर पिराना साली के मसाइल की वजह से उनकी मौत हो गई। रेड्डी ने 1985 में तेलुगु देशम के टिकट पर MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में सिटी सेंटर शॉपिंग मॉल के करीब सड़क के दरमियानी हिस्से से टकरा गई। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। मर्सिडीज बेंज जिसे खातून चला रही थी मुबैना तौर पर बेकाबू हो गई। उस खातून ने सड़क पर मोड़ पर स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल से खो चुकी थी। ड्राइवर ने कार पर कंट्रोल खो दिया और सड़क के दरमियानी हिस्से से वो गाड़ी टकरा गई। गाड़ी में मौजूद एयरबैग्स फौरी तौर पर खुल गए, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। रास्ते से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों ने खातून को बचाया, जो मुबैना तौर पर नशे में थी। लिफ्ट के अचानक टूट जाने के नतीजे में तकरीबन 6 अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या पुराने शहर हैदराबाद के चंदूलाल बारादरी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक अपार्टमेंट की लिफ्ट अचानक टूटकर नीचे आ गई, जिसके नतीजे में ये अफराद जो लिफ्ट में सवार थे जख्मी हो गए। इस वाक़े के वक्त लिफ्ट में मौजूद एक शख्स ने वीडियो बनाई, जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहाँ पहुँच गई, जिसने सूरत हाल का जायज़ा लिया और ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि यह वाक़या किस तरह पेश आया। भाई लिफ्ट गिर गई, ऊपर से पैर टूट गया मेरा। पूरे जने 5-8 जने जो है चंदूलाल बारादरी में जो है पूरे हमारे 5-6-7 जने थे, 6 जने थे। मेरा पैर टूट गया और 2-3 जनों के पैर टूट गए। इमीडिएटली जो है बहुत बुरे। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुकाम उस वक्त हैरतज़दा हो गए जब 2 खातून मुसाफरीन के लगेज में 2 सांप बरामद हुए। ये वाक़या इतवार की शब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 2 खातून मुसाफरीन बैंकॉक से हैदराबाद पहुंची थी, जिनके लगेज में 2 बास्टिक्स थी। कस्टम्स के हुकाम ने उन बास्केट्स का मायना करने का शुबे की बुनियाद पर फैसला किया। ताहम उनको ये देखकर हैरत हुई कि उन बास्केट्स में 2 गैर मुल्की और जहरीले सांप थे।
2 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछगछ की जा रही है। उन दोनों सांपों को जब्त कर लिया गया। हुक्काम इस बात की जांच कर रही है कि किसकी मां पर यह खवातीन सांपों को लेकर हिंदुस्तान पहुंची थी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।